क्लोएज़्मा या झइयाँ या फिर जिसे कह सकते हैं आप एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स ज़्यादा सफ़र होती हैं। ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे दावे भी किए होंगे, भाई ऐसे ठीक हो जाता है, ऐसे ठीक हो जाता है, ये उपाय करिए, ऐसे करिए, लेकिन दोस्त ये इंटरनल कॉज की वजह से होता है, इसीलिए इसमें एक्सटर्नल मेडिसिन का बहुत लिमिटेड रोल है। क्यों होता है, कि कारण क्या है, के सिम्टम्स क्या हैं, किन किन चीज़ों की वजह से प्रमोट होता है, सबसे सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, या फिर दूसरे वर्डों में कहें कि होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें न्यूट्रिशन और योगा का क्या रोल है, क्या पूरी तरह से ठीक होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग का होम्योपैथिक जो अप्रोच होता है ट्रीटमेंट का, मेरे सबकी अपनी अलग अलग बात हो सकती है, मैंने केवल 40% अप्रोच के अकॉर्डिंग ही क्लोएज़्मा को ठीक किया है। क्लोएज़्मा का जो ट्रीटमेंट होता है 40% भी यदि कोई डॉक्टर सही कर ले तो मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रूरी ये है कि सभी लोग नहीं ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ठीक किया जा सकता है विथ सर्टेन प्रिकॉशन। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनिशियली क्लोएज़्मा के ट्रीटमेंट में 2 से 3 महीने तक कोई आराम नहीं मिलता है, और यही वो समय होता है जब मरीज स्किप करके किसी दूसरे प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेता है। लेज़र से लेके बाकी ढेर सारे ऐसे तरीके हैं, जिस तरीके से यहाँ तक कि कुछ क्रीम या कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाली चीज़ें होती हैं जिससे ये सेटल तो हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब कॉज इंटरनल है तो एक्सटर्नल चीज़ों से कैसे ठीक हो सकता है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। आज मैं क्लोएज़्मा के ट्रीटमेंट, उसके एस्पेक्ट, उसमें होम्योपैथी, योगा और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, और क्या पूरी तरह से ठीक होता भी है कि नहीं, या फिर केवल दावे वाली बातें होती हैं, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ वो ऑथेंटिक हो और उसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ कर सकें। लास्ट में मैं कुछ दवाइयाँ भी बताऊँगा जिससे क्लोएज़्मा काफ़ी हद तक सेटल होता है, लेकिन फिर वही बात, कभी भी इसको हमेशा के लिए ठीक करना हो तो वो इंटरनल मेडिसिन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोएज़्मा। क्लोएज़्मा का जो सबसे बेसिक कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि जब भी हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है वो प्रमोट होता है यूवी रेज के एक्सपोजर की वजह से, यानी कि जो सनलाइट होती है। इसके अलावा जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस यानी कि हाई प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो क्लोएज़्मा को प्रमोट करता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली होता है, खास करके गेस्टेशनल टाइम में। बाकी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो क्लोएज़्मा को प्रमोट करती हैं, जैसे स्मोकिंग, इसके अलावा हाई यूवी लाइट एक्सपोजर, इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हाई प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने आपको बता ही रखा। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको प्रोवोक्ड करने में। जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में मैंने देखा है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है क्लोएज़्मा के लिए। तो मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लोएज़्मा को प्रमोट करती हैं। ये बेसिक फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि हम बोलते हैं यूवी रेज इसको प्रमोट करता है, तो जितने नेग्रोज होते हैं और या फिर जितने ऐसे लोग होते हैं जो हाई यूवी रेज के एक्सपोजर में, उन सबको क्यों नहीं होता है। मुद्दे की बात, यदि हम बोलते हैं कि हाई प्रोजेस्टेरोन लोड जो होता है इसको प्रमोट करता है, तो सारी औरतों में जो प्रेगनेंसी के टाइम में फिर क्लोएज़्मा सबको क्यों नहीं होता है। प्रीडिस्पोजिंग कॉज हो सकता है, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर नहीं हो सकता है। मेडिकल साइंस क्या मानती है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल बात है तो कोई भी आदमी हमसे पूछ सकता है ना। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने बताया, ये प्रीडिस्पोजिंग कॉज है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, और इसीलिए होम्योपैथी में इसका इलाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी तो रेगुलेटरी मेडिसिन है, और जहाँ भी हम हार्मोन का रेगुलेशन कर सकें वो चीज़ें ठीक होती हैं। अब आगे चलते हैं, होता क्या है क्लोएज़्मा। क्लोएज़्मा जो होता है वो ब्राउन वेल मार्क्ड हाइपर पिगमेंटेशन होता है विथ
प्रोमिनेंट स्कैलॉप्ड मार्जिन। तो ये इसके एक पिक्यूलियर टाइप के पैचेस होते हैं, मोस्टली इस फेस एरिया में ही होते हैं, बाकी होने को तो ये कहीं भी हो सकता है। और कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो इसको प्रोवोक करती हैं, जैसे प्रेगनेंसी। मेल की तुलना में फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन। तो जो बेसिक चीज़ है जो हम क्लोएज़मा को डिफ़ाइन करते हैं वो हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर है जिसमें वेल मार्क्ड स्कैलॉप्ड मार्जिन्स होती हैं। क्लोएज़मा का यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो विश्वास मानिए इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू ट्रीट क्लोएज़मा, क्योंकि ये आराम से सही नहीं होता, बहुत ज़िद्दी टाइप के लीजन होते हैं, या फिर स्किन में कुछ लीजन्स हम बता रहे हैं जिनको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसलिए इसमें पेशेंट को पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ पेशेंट जो है वो डॉक्टर माइग्रेट करता है। सोरियासिस वेरी डिफ़िकल्ट, क्लोएज़मा लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट, वाइट स्पॉट विटिलिगो मोर डिफ़िकल्ट, अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मोर डिफ़िकल्ट। तो वास्तव में डर्मा में यहाँ तक कि रिंग वॉर्म वेरी डिफ़िकल्ट। तो स्किन या डर्मा में ढेर सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइकन प्लैनस वेरी डिफ़िकल्ट। तो ज़रूरी क्या है, एलोपेशिया एराटा वेरी डिफ़िकल्ट। पेशेंस रखिए, ज़रूर सही होगा, ज़रूर आराम मिलेगा, टाइम लेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका पेशेंस जवाब दे रहा है या डॉक्टर का पेशेंस जवाब दे रहा है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि सारे लोग इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक स्ट्रेटजी, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। केवल दवा से सही नहीं होता है, दवा के साथ रूटीन को भी रेगुलेट करना होता है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को भी समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजकल की डेट में कोविड के बाद से विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है और क्लोएज़मा के केसेस अचानक बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। कम टू द पॉइंट। या फिर आप इसके लिए कोई लेज़र या फिर कोई ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करिए जो कि स्किन की लेज़र थेरेपी करता हो, पीलिंग और भी ढेर सारे तरीके वो लोग अडॉप्ट करते हैं, यहाँ तक एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाली क्रीम जो पिगमेंटेशन को सेटल करती है। स्किन की हमारी 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके बीच का जंक्शन। जो हमारी स्किन का कलर होता है वो वास्तव में मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन की सिंथेसिस कहीं ज़्यादा होने लगेगी तो वहाँ हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, और जहाँ कम होने लगेगी वहाँ हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो फंक्शन को रेगुलेट करना पड़ता है। इसीलिए होम्योपैथी बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन्स हैं डर्मा के केसेस में, क्योंकि वास्तव में होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ भी नहीं करती है, ये केवल रेगुलेशन करती है, रेगुलेशन ऑफ फंक्शन। यही होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कम टू द पॉइंट। क्लोएज़मा के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि किसी भी आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को से इलाज करवा रहे हैं, शुरू के 2 से 3 महीने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इतना पेशेंस तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाइए, अदरवाइज़ किसी डर्मा वाले के पास या फिर कॉस्मेटिक डर्मा के पास चले जाइए जो कि आपको इंस्टेंटली आराम तो दे देंगे। कई बार हमारे पास तब केसेज आते हैं जब मैरिज कुछ दिनों की बची है। कौन सा दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जो तुरंत इंस्टेंट आराम चाहता हो, लेकिन भाई ये तो जान लीजिए कि ये इंस्टेंट आराम वाली चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो उसमें इंस्टेंट आराम तो हो ही नहीं सकता है। इंस्टेंटली आपको यदि रिलीफ दे भी दिया जा रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं वो चीज़ें बताऊँगा जिससे सबसे ज़्यादा क्लोएज़मा प्रोवोक्ड होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवाइयों पे गए। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें सीधे प्रोजेस्टेरोन का इन्फ्लुएंस है, तो हम क्या प्रोजेस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती हैं। यूवी लाइट के एक्सपोजर से आप बच नहीं सकते हैं। कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? कब तक सन एक्सपोजर से बचेंगे? और यूवी लाइट का एक्सपोजर जब आपको क्लोएज़मा ट्रिगर कर जाता है तब ज़्यादा उसके लिए हैज़ार्ड पैदा करता है, न कि ट्रिगरिंग फैक्टर है वो। यदि वो ट्रिगरिंग फैक्टर यूवी लाइट होती तो जितने लोग धूप में जा रहे हैं उन सब लोगों को क्लोएज़मा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निग्रोज़ को देख लीजिए, सब में क्लोएज़मा नहीं होता है। क्लोएज़मा होता किस में है? जिनकी स्किन फेयर होती है, वहाँ थोड़ा सा भी स्पॉट हो तो दिखाई दे जाएगा, थोड़ा सा भी हाइपर पिगमेंटेशन हो तो दिखाई दे जाएगा। सो दैट्स वाई यूवी रेज का एक्सपोजर पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, वो मेंटेनिंग और प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। कोइंसिडेंस देखिए कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी क्लोएज़मा को प्रमोट करती है, और दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि यूवी रेज का एक्सपोजर क्लोएज़मा को प्रमोट करता है। तो क्या बिना धूप के आपको विटामिन डी मिल जाएगी? नहीं।
यही होम्योपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेचर में जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसको लेना होता है, नॉर्मल अमाउंट पे लेना होता है, और इसके अलावा उसके हज़ार से बचना होता है। यदि फंक्शन का रेगुलेशन अच्छा हो जाए तो नो डाउट क्लोएज़मा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मैनेज नहीं करना है, मैनेजमेंट डर्मा या कॉस्मेटिक वाले करेंगे। जहाँ तुरंत आराम चाहिए, नो डाउट मूव टू द कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। अदरवाइज यदि आपको पूरी तरह से ठीक करना है तो होम्योपैथिक, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन एंड अलॉन्ग विद गुड लाइफस्टाइल अडॉप्टिंग टू द योगा ऑल्सो। चलते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ। हमने ज़्यादातर केसेज में मैंने ये देखा है कि जिस फीमेल्स को भी क्लोएज़मा है उस फीमेल को कहीं न कहीं स्ट्रेस का हैज़ार्ड रहा है, या फिर कहीं न कहीं उसे थोड़ी मोड़ी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी ज़रूर रही है। यानी कि जब यदि हमें कॉज या एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर लें तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। और जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हमारी भी दवाइयाँ सुपरफिशियल काम करती हैं। क्लियर कट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो तुरंत काम कर जाएँ, जिससे थोड़ा जल्दी आराम मिल जाए? तो एक्सटर्नल यूज़ की कुछ दवाइयाँ बता सकते हैं भाई, लेके काम तो आपका चल जाएगा, थोड़ा सा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा। कम्प्लीटली ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटरनल मेडिसिन पे आना पड़ेगा, जहाँ से मेलानिन का रेगुलेशन होता है, जहाँ से हार्मोनल इनबैलेंस अपना इन्फ्लुएंस कॉज करना कम कर देते हैं, और जहाँ यूवी एक्सपोजर की वजह से एक्सेसिव मेलानिन का सिंथेसिस कम हो जाता है। दूसरे को ब्लेम ना करिए, बॉडी की इंटरनल इकोनॉमी को समझिए, इंटरनल इकोनॉमी को ऐसा ठीक बनाए रखिए कि एक्सटर्नल चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत कम से कम हो। दिस इज़ द थीम ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। तो अब आते हैं दो दवाइयों पे, या फिर इंडिकेशन एसोसिएटेड विद कॉन्ट्राइंडिकेशन। होम्योपैथी में जो मैं दवा देता हूँ क्लोएज़मा के लिए वो सिंड्रोम बेस की होती हैं, कोशिश करिएगा समझने की। क्लोएज़मा एसोसिएटेड विद हिस्ट्री आर प्रेजेंट ल्यूकोरियल डिस्चार्ज, associated with mental depression, associated with some delusion like someone behind her, associated with depressive thought, CPR. Cloasma associated with gastric derangement, associated with excessive flatulence, associated with low confidence, associated with sweets desire, लाइकोपोडियम। इसके अलावा क्लोएज़मा एसोसिएटेड विथ लो थ्रस्ट, एसोसिएटेड विथ इमोशनली वेरी अफेक्टिव फीमेल, एसोसिएटेड विथ वीपिंग डिस्पोजिशन, एसोसिएटेड विथ बर्निंग इन फूड, सोल एंड पाम, एंड एसोसिएटेड विथ ओपन एयर डिज़ायर, पल्सटिला। तो ये दवाइयाँ सिंड्रोम बेस पे चलती हैं, लेकिन इसमें भी यदि एलिमेंट फाइंड आउट हो जाए तो इस इलाज आसान हो जाता है। अब दो दवाइयाँ तो हम आपको बता ही दें जिससे थोड़ा सा आराम आपको जल्दी मिल जाए। पहली दवा बर्बेरिया सेक्वाफोलियम, स्मॉल रेमेडी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10 से 15 बूंद एक आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पिगमेंटेशन को सेटल कर देगी। दूसरी दवा फाइटोलक्का डिकेंड्रा, डोजिंग 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम। यदि थ्रॉट एसोसिएटेड सिम्टम हो, उसके साथ क्लोएज़मा हो तो फाइटोलक्का लीजिएगा, और यदि थ्रॉट से कोई कोरिलेशन ना हो और क्लोएज़मा हो तो बर्बेरिया सेक्वाफोलियम ले लीजिएगा। ये डिफ्रेंसिएशन है, यही होम्योपैथी में ज़िंदगी में सीखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये दवाइयाँ आपको टेम्पररी आराम देंगी भाई, हमेशा के लिए ठीक है। और आप चाहते हैं कुछ क्रीम लगाना, आप इन्हीं दोनों दवाइयों की क्रीम भी लगा लीजिए भाई, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। मतलब ठीक नहीं, मतलब आराम मिल जाएगा। ठीक करना फिर आपको लौट के कॉन्स्टिट्यूशन बेस की दवाइयों पे आना पड़े। लेकिन जिस डॉक्टर को भी आप दिखा रहे हैं, जिस होम्योपैथिक डॉक्टर को भी आप दिखा रहे हैं, प्लीज़ उसे टाइम जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर एक ऐसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के टर्म में लाइलाज है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन और योगा का। न्यूट्रिशन के बारे में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आरती मैम बता देंगे आपको, जिसको आई बॉक्स में भी कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे कि क्लोज़मा में क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है। और योगा में कैसे आप, मैंने बोला ना फीमेल्स में एस्ट्रोजन रेगुलेटेड, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेटेड, तो प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करने के लिए योग के कौन कौन से आसन और प्राणायाम है, जिस तरीके से आप उसको लेवल को ठीक कर सकें, और एक्सेसिव मेलानिन के सिंथेसिस के लिए कौन से प्राणायाम और योग आसन है जिससे आप इसको रेगुलेट कर सकें, वो शालिनी मैम बता देंगी, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बटन में भी मैं दे दूंगा। अब मुद्दे की बात करते हैं भाई, वो कौन सी 5 चीज़ें जो गलती से ना करना दोस्त। मुद्दे की जो बात है, जो 5 चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसमें पहले नंबर पे है कि जो एक्सेसिव आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, हमारे स्किन का जो pH है वो 5.5 के आसपास होता है, और पूरे बॉडी में सबसे डेलिकेट स्किन हमारे चेहरे की होती है। फेस वॉश, गांव में सोप, ढेर सारी चीज़ें लोग इसे यूज़ करते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप किसी अच्छे फेस वॉश की डिमांड करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ना। हाफ मग ल्यूकवार्म वाटर में 5 ड्रॉप लेमन एंड 2 ड्रॉप हनी धुल लीजिए, चेहरे को हो गया काम। लेकिन होता क्या, मार्केटिंग का ज़माना है, तो मार्केट जिधर मूव करेगा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फेस वॉश से कभी भी क्लोज़मा ठीक तो नहीं होगा, हाँ हो सकता है थोड़ा सा उसको पिगमेंटेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये उपाय करिए, चेहरे को बहुत ज़्यादा आप फेस वॉश मत यूज़ करिए। धुलना ही है तो नेचुरल तरीके से धुलिए भाई, तो उसमें नींबू का मात्रा बढ़ाना है ना भाई, 5 बूंद से ज़्यादा होगा तो pH गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने आप को हाइड्रेट करिए। पानी तो पिएंगे नहीं लोग और सोचेंगे चेहरा सपोज ठीक बना रहे हैं। जो चेहरा होता है जस्ट लाइक एक प्लांट जैसा है, आप उसको कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन दे दें, यदि वाटर की इनटेक हो जाएगी तो श्रिंक कर जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तीसरी चीज़, कितना आसान होता है किसी डॉक्टर के लिए सजेस्ट करना कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करिए। मैंने किसी डॉक्टर को यूज़ करते तो नहीं देखा भाई, तो बाकी प्रिकॉशंस ले लीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ मत करिए। यदि आप धूप में जा रहे हैं, सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर रहे हैं, तो भाई उसका रेगुलर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन कितनी भी अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो केवल 3 से 4 घंटे तक प्रोटेक्शन देता है, आफ्टर दिन फिर दोबारा उसे यूज़ करना पड़ता है। तो रेगुलर यूज़ करिए। कभी भी स्किन पे कोई लीजन्स आ रहा है तो उसे स्क्रैच मत करिए, चाहे एक्ने का हो चाहे जो भी हो, ये भी दिक्कत करता है। जितनी भी मोस्टली क्रीम्स आती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितनी भी क्रीम आती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेरॉइड्स ज़रूर होता है, खास करके यदि वो स्किन के लिए यूज़ करिए, यहाँ तक कि क्लोज़मा के लिए भी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द स्टेरॉइडल क्रीम जो होगा वो स्किन के टेक्सचर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और दैट्स वाई इस तरह के लीजन्स को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रेस में मत आइएगा भाई, स्ट्रेस में आ जाएंगे तो पिगमेंटेशन कभी सही होने वाला नहीं है। होम्योपैथिक दवाएं स्ट्रेस से निकालने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, और एक इस तरह के डर्मा के प्रैक्टिस में एक मरीज़ का कॉन्फिडेंस भी गेन करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तक जाने के लिए पहली सिटिंग में काम नहीं होता, वो 2-4 सिटिंग 6 सिटिंग लेनी पड़ती है ताकि पूरी चीज़ें जाने। हम जो करते हैं मोस्टली अपनी प्रैक्टिस में, वो किसी भी मरीज़ की जब केस हिस्ट्री लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। केस हिस्ट्री का फॉर्मेट मैं लोगों को भेज देता हूँ, फिलअप करवा लेता हूँ। यहाँ तक कि गैस्ट्रेशनल हिस्ट्री भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोज़मा 100% सही हो जाए, लेकिन यदि वो 90% तक सेटल होगा, इट्स ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में केवल मेरा जो सक्सेस रेट रहा वो केवल 40% रहा है, 100% नहीं होता सही है। तो 100 में से 40 मरीजों को भी यदि मैं ठीक कर ले रहा हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी डर्मा की प्रैक्टिस में तो कभी ठीक होने वाली बीमारी ही है, कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? सो दैट्स वाई नीडेड अ लॉट ऑफ पेशेंस। यदि आपके पास पेशेंस है तो होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर दिखाइए। आपके नियर बाय जो भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है उसे दिखाइए। अच्छा होम्योपैथिक जो डॉक्टर होगा वो मिनिमम मेडिसिन से मैक्सिमम इफेक्ट देगा, और बाकी जो ऐसा डॉक्टर होगा वो झुआ भर दवा दे देगा, खाते रहिए दिन भर। लेकिन जब मिनिमम दवाइयों से मैक्सिमम इफेक्ट के हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हमें पेशेंस भी रखना होता है। सो यदि पेशेंस हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर बिलीव करिए, यदि नहीं हो तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की तरफ मूव करिए। थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाले वीडियो में बाकी मेलाज्मा, सोरियासिस, वाइट स्पॉट,
एलोपेशिया एराटा और बाकी के बारे में बताता रहूँ। फीमेल हार्मोन इसमें कैसे अपना इन्फ्लुएंस प्ले करती है, इस पर भी मैं एक वीडियो दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ प्रोजेस्टेरोन प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ क्लोएस्मा। थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए। आगे मिलेंगे ढेर सारे फर्दर हेल्थ अपडेट के लिए। सो फीमेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर औरतें भाई पानी नहीं पीती हैं, पानी जम के पीजिए, पानी की कोई कॉस्ट तो नहीं है भाई। हाइड्रेट रखिए अपने आप को और न्यूट्रिशन को अपने मेंटेन रखिए। ये 2 चीज़ कर लेंगी तो 30% तो आपने अपने आप को खुद ही ठीक कर लिया, 70% डॉक्टर कर लेगा। थैंक यू वेरी मच।